50-50 का ये 15 मिनट का चार्ट है आपके सामने और यहाँ पर देख सकते हैं इतनी ज़्यादा सेलिंग, जहाँ पर हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाला था उसी लेवल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सेलिंग दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो हमें सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और 200 मूविंग एवरेज के नीचे आने के बाद हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, ठीक है, जब भी मार्केट रहता है तो उसके ऊपर भी कभी कभी सेलिंग देता है या फिर 200 मूविंग एवरेज के नीचे होने के बाद भी कभी कभार बाइंग देता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें वो डिसीजन किस तरीके से लेना चाहिए, मतलब 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर मार्केट है और वहाँ से सेलिंग दे रहा है तो क्या हमें उस सेलिंग में एंट्री करना है या फिर नहीं करना, ये हमें किस तरीके से डिसीजन लेना है। तो आज बिल्कुल और एक इंस्ट्रूमेंट आपको दूंगा जिसका इस्तेमाल करके आप इफ़ेक्टिवली ट्रेडिंग कर सकते हो और उस इंस्ट्रूमेंट को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए 10 स्टॉक का चार्ट आपको यहाँ पे आज दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए एंड तक देखना। दोस्तों, मैं हूँ श्री शेर और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद एटीट्यूड में। दोस्तों, यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट की बात मैं कर रहा हूँ या फिर इंडिकेटर, ठीक है, तो वो है पिवट पॉइंट्स। ठीक है, जैसे कि आपको टेक्निकल्स में जाना है वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है, लेकिन फिर भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सिर्फ पिवट डालना है उस पर और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, उस पर क्लिक कर देना है तो इस चार्ट पर पिवट पॉइंट दिखाई देंगे। अब इतने सारी लाइंस की आपको ज़रूरत नहीं है, इसके लिए पिवट पॉइंट्स के सेटिंग में जाना है और वहाँ पर जाकर ये सारे के सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल देने हैं। यहाँ के सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के बाद यहाँ पे आकर इसको थोड़ा सा कलर ब्लैक कर दीजिए और इसका जो विड्थ है, ठीक है, वो 3 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, 4 कर दीजिए अपने हिसाब से। तो ये इस तरीके से एक लाइन दिखाई देगी, ये पिवोट का लाइन है। ठीक है, तो पिवोट के लाइन का इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, तो ये अब यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, मार्केट ऊपर चला गया, अब यहाँ पे इसके साथ साथ अभी एनालिसिस में हमें कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है। एनालिसिस में हमें यूज़ करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस, पिवट पॉइंट, 200 मूविंग एवरेज, 9 मूविंग एवरेज, वॉल्यूम। ठीक है, मतलब वॉल्यूम मतलब डिमांड और सप्लाई और प्राइस। ठीक है, तो प्राइस एक्शन, डिमांड और सप्लाई इन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है, प्राइस बढ़ा है, लेकिन सेकंड टाइम वॉल्यूम कम है, प्राइस भी कम बढ़ा है। थर्ड टाइम प्राइस बढ़ा, वॉल्यूम कम है। ठीक है, और रेजिस्टेंस लेवल पर आने के बाद यहाँ पे फिर एक बार सेलिंग शुरू हुआ, लेकिन वॉल्यूम कम है, अभी भी सेलर उतने इन्वॉल्व नहीं हुआ है। 9 मूविंग एवरेज के नीचे आने के बाद और भी वॉल्यूम कम है, लेकिन प्राइस नीचे आया है क्योंकि ये एक सप्लाई लेवल था और सप्लाई लेवल के पास से सेलिंग शुरू हो गया। अब पिवट पॉइंट के नीचे क्लोज दिया है इस 15 मिनट के कैंडल ने, पिवट पॉइंट के नीचे क्लोज दिया है, ऑलरेडी यहाँ से सप्लाई है। ठीक है, और पिवट पॉइंट के नीचे क्लोज देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम बढ़ा है लेकिन प्राइस नीचे नहीं आया है। 50% बायर है, 50% सेलर है। अब यहाँ पे आपको रुकना है, एंट्री नहीं लेना है। उसके बाद ये जो कैंडल बनी है छोटी सी, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, ये जो छोटा सा डोजी टाइप कैंडल है, अब इसका वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम ग्रीन है, मतलब यहाँ पे बायर्स एंट्री हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमारा डिसीजन क्या है कि अगर, ठीक है, इसके ऊपर और इसके नीचे हम यहाँ पे लाइन खींचेंगे हाई और लो। अगर कैंडल इसके नीचे क्लोज देती है तो हम सेलिंग साइड पे जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ अगर कैंडल इसके ऊपर क्लोज देती है और पिवट पॉइंट को तोड़ देती तो हम इसमें बाइंग साइड पे जाते हैं और काफ़ी अच्छी बाइंग आपको देखने को मिल सकती थी, क्योंकि ऑलरेडी जो हमें है ना 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है और इसके ऊपर जाकर पिवट पॉइंट को भी क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे डिमांड काफ़ी अच्छी बन रही है। ये सेटअप है। ठीक है, तो ये आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया, लेकिन यहाँ पे इसने यहाँ पे क्लोज कर दिया, हमने इस वाली कैंडल में एंट्री ले ली, यहाँ से यहाँ तक हमारा प्रॉफिट बना। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर बाइंग होने के बाद फिर एक बार नीचे, अगर मार्केट चालू होता तो और नीचे आता, थोड़ी बहुत बाइंग देखिए और नीचे आ जाता। तो बस यही सेटअप है, आपको इस तरीके से सेटअप बना के रखना है अपने इस चार्ट पे। ठीक है,
तो ये बैंक निफ्टी में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल सेम रहेगा अभी बैंक निफ्टी में मंडे के लिए, और मंडे में बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है तो यहाँ पे थोड़ा सा उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो मंडे में यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो पिवट बनेगा वो शायद थोड़ा सा नीचे के साइड पे आएगा। अगर बैंक निफ्टी पिवट पॉइंट के नीचे है, ठीक है, सॉरी निफ्टी पिवट पॉइंट के नीचे है, और फिर एक बार यहाँ पर सेलिंग, अभी इसने यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक कर दिया है, ठीक है, और यहाँ से ऊपर चला जाता है, नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, पिवट पॉइंट थोड़ा सा नीचे आएगा इसका, और यहाँ पे कम्बिनेशन अगर हो गया पिवट पॉइंट का और 200 मूविंग एवरेज का, ठीक है, और इन दोनों कम्बिनेशन के ऊपर अगर कैंडल्स जा रही है तो आप अच्छे खासी एंट्री कर सकते हो। उसके लिए आपको डिमांड सप्लाई को याद रखना होगा, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे सप्लाई बढ़ चुका है, आप देख रहे हैं सेलर बहुत ज़्यादा आ चुके हैं और उसी हिसाब से प्राइस भी नीचे आ चुका है। तो अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग देकर अगर यहाँ से नीचे ही आ रहा है और पिवट पॉइंट के नीचे आ रहा है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है, तो थोड़ी बहुत बाइंग आने दीजिए और उसके बाद यहाँ पर आप एंट्री कर दीजिए। अब यहाँ पे जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसे मैं अब आपको 10 ऐसे स्टॉक्स के माध्यम से बताऊंगा, उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि क्या इस पिवट पॉइंट और 200 मूविंग एवरेज डिमांड और सप्लाई का इस्तेमाल करके इतने अच्छे खासे रिजल्ट हमें मिल सकते हैं। तो हम वो देखेंगे अभी। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 10 स्टॉक मैंने चूज़ किए हुए हैं आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए। झील, प्योर आइनॉक्स, टाटा मोटर्स, ग्रेनोल्स, ग्लेनमार्क, महिंद्रा एंड महिंद्रा, डाबर, एयू बैंक, इंटेलेक्ट और दीपक इंडिया। तो अब आपको मैं यहाँ पे थोड़ा इन स्टॉक्स में जाने से पहले यहाँ पे समझाऊंगा कि देखिए अगर यहाँ पे अगर पिवट पॉइंट हम नहीं लगाते हैं, ये क्रूड ऑयल का चार्ट है और सिर्फ 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हमें बाइंग करना है, तो एग्जैक्ट एंट्री कहाँ पे हो सकती है। देखो पहले तो ओपन होता है मार्केट तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी बाइंग दिखाई दी, बाद में थोड़ी बाइंग सेलिंग बाइंग करते करते यहाँ पे मार्केट नीचे आ गया। लेकिन अब यहाँ पे ये जो कैंडल बनी हुई है बाइंग की, ये कैंडल यहाँ से बनेगी ऐसा आपको कैसे पता चलता, समझ में आ रहा है आपको? आपको पता चलता अगर ये 200 मूविंग एवरेज को टच करता, आप यहाँ तक आने तक वेट करते रहते। लेकिन ये एग्जैक्टली पता चलता है अगर हम इस पिवट पॉइंट का इस्तेमाल करें। देख सकते हैं पिवट पॉइंट लगने के बाद यहाँ पर अच्छा खासा ऊपर तक बाइंग आए, और यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है तो इसके नीचे अगर आप 200 मूविंग एवरेज के नीचे और पिवट पॉइंट के नीचे लगा देंगे तो छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा और टारगेट अच्छा खासा आपका बनेगा। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे पहले आपको दिखाता हूँ झील का। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट, ये झील इक्विटी है, जैसे ओपन होता है पिवट पॉइंट के ऊपर ओपन होता है, नीचे के साइड पे 200 मूविंग एवरेज है, तो हमारा जो ओवरऑल देखने का नज़रिया है कि हमें बाइंग साइड पे की तरफ ही जाना है जब बाइंग हमें दिखाई दे तब। तो अब यहाँ से तो ओपनिंग होते ही सेलिंग दिया और पिवट पॉइंट को भी ब्रेक कर दिया, तो हम यहाँ पे रुके हुए हैं, हमने यहाँ पे बिल्कुल भी इसमें एंट्री नहीं किया है, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम नहीं लगाया है, मैं यहाँ पे वॉल्यूम लगा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। वॉल्यूम लगाने से आपको डिमांड, सप्लाई, बाइंग, सेलिंग सब समझ में आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो झील में सेलिंग तो हो रहा है, प्राइस तो नीचे आ रहा है, लेकिन उसके हिसाब से यहाँ पे सेलर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें बाइंग के चांसेस मिल सकते हैं। तो हम यहाँ पे वेट करते हैं, और जैसे ही पिवट पॉइंट को ब्रेक कर दिया सेलिंग आया, लेकिन प्राइस अब नीचे नहीं आ रहा है। ये देख सकते हैं आप 2-3 कैंडल। तो ये प्राइस एक्शन जो बोलते हैं वॉल्यूम, डिमांड और सप्लाई, वॉल्यूम और प्राइस, इसका इस्तेमाल करके हम यहाँ पे डिसीजन लेंगे कि अगर प्राइस नीचे नहीं आ रहा है तो शायद ऊपर जा सकता है, और साथ ही साथ 9 मूविंग एवरेज के ऊपर है, पिवट पॉइंट के ऊपर है और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो यहाँ पे जैसे ही पहले कैंडल में अच्छा खासा बाइंग किया गया, आपने यहाँ पे बाई कर लिया, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। दूसरा हमारा है पीवीआर आइनॉक्स इक्विटी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो देख सकते हैं आप कि पिवट पॉइंट को और 200 मूविंग एवरेज को दोनों को भी इस कैंडल ने क्रॉस कर दिया है, 9 मूविंग एवरेज के ऊपर है। अब अगर आपको पहली मूव में जाने से डर लग रहा है तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सेलिंग आया, देख सकते हैं सेलिंग की कैंडल यहाँ पे बनी है, उसका वॉल्यूम भी अच्छा है, लेकिन प्राइस नीचे नहीं आया। इसका मतलब है कि ये यहाँ पे बाइंग होने वाले। तो जैसे ही ग्रीन कैंडल सेकंड बनेगी आप उसमें एंट्री करेंगे, और इसमें अगर आप ऑप्शन में जाते हो तो अच्छे खासे 2-3 रुपये भी मिल गए तो भी बस हो गया ना। तो
तो ये एक सिर्फ आपको सेटअप मैंने बताया कि डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे हमें किस तरीके से ट्रेड मिल सकता है। तो अब तीसरा देखेंगे टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स ओपन होता है, ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत सेलिंग देता है, पिवट पॉइंट के ऊपर था लेकिन 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो अभी हमें बाइंग के बारे में ही सोचना होगा, लेकिन हमारी बाइंग होगी पिवट पॉइंट के ऊपर जाने के बाद। जैसे ही इस कैंडल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले तो आपको समझ में ही आएगा, समझ में आ जाएगा अगर आप वॉल्यूम देखोगे कि कंटिन्यूसली ग्रीन वॉल्यूम बन रहा है, मतलब बायर इंटरेस्टेड है इसमें आने के लिए। और उसके बाद पिवट पॉइंट के ऊपर जैसे ही मार्केट आता है आप यहाँ पे एंट्री करते हैं, यहाँ तक आपने स्टॉप लॉस लगा लिया और यहाँ से 1:1 1:2 रेशो आप ले सकते हैं। देख सकते हैं आप कितना अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट ग्रैन्युअल्स, देख सकते हैं आप ग्रैन्युअल में भी सेम सिचुएशन है, जैसे ही मार्केट ओपन होता है। अब यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि अगर आप ये रैली नहीं पकड़ पाते हैं तो आपको वेट करना होगा, ठीक है। यूं ही यहाँ पे रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल में एंट्री नहीं करना है, आप वेट कर रहे हैं जहाँ पे सेलिंग आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अब वेट क्यों करना होगा आपको, तो आप यहाँ पे देख सको नीचे के साइड पे देखो कि अगर एक रेड के बाद एक ग्रीन आ रहा है, फिर रेड आ रहा है, फिर ग्रीन आ रहा है, ऐसा अगर हो रहा है तो आपको एंट्री नहीं करना है। कंटिन्यूसली अगर इस तरीके से 3-4 बार अगर, ठीक है, ग्रीन वॉल्यूम आ रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पे कंटिन्यूसली बाइंग हो सकती है। तो आप यहाँ पे अगर एंट्री करते हो तो यहाँ तक आते आते आपको अच्छे खासे प्रॉफिट मिल सकते हैं। तो ये भी डिमांड और सप्लाई धीरे धीरे उसको भी आपको मैं सिखाने वाला हूँ। तो ग्लेनमार्क में भी आप देख सकते हैं कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, पिवट पॉइंट के ऊपर है। पहला कैंडल तो बाइंग का बना, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुआ, फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया है। लेकिन अगर इस कंसोलिडेशन में भी आप फंस जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप ओवरऑल पिवट पॉइंट के ऊपर हो। इसके नीचे अगर 200 ज़्यादा स्टॉप लॉस लंबा मत लगाओ, अगर रिस्क लग रहा है तो इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाओ। इक्विटी में कर रहे हो तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपके टारगेट अच्छे खासे बन गए दोस्तों, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा में दिक्कत क्या है, अभी ये जो स्टॉक है ना, यहाँ पे पिवट पॉइंट के ऊपर यहाँ पे बाइंग हुआ, ठीक है, और यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर नहीं गया है, यहीं पर है अभी तक। तो आपको जैसे मैंने बोला है कि अगर आपको अच्छा खासा इस तरीके से अगर सिग्नल दिखाई देता है, 3-4 कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल दिखाई देती है, तो ही आपको इसमें अच्छा खासा मूवमेंट आने के बाद एंट्री करने के बारे में सोचना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से 3-4 होने के बाद रेड बनी है, फिर यहाँ से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे हमें एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर पहले दिन इस तरीके से रैली हो चुकी होगी तो फिर सेकंड डे में हमें अपॉर्चुनिटी मिलना कम होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, पिवट पॉइंट के ऊपर है, और कल के दिन यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग बना हुआ है थर्सडे को। तो ये यहाँ पर एक एग्जांपल है कि पिवट पॉइंट के ऊपर आने के बाद और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आने के बाद कितना अच्छा रैली मिलता है। लेकिन इतनी ज़्यादा बाइंग होने के बाद थोड़ा सा करेक्शन होगा, वो भी अगर समझो पिवट पॉइंट को टच करके यहाँ से ऊपर जाने की अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। मंडे के दिन भी इसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक पिवट पॉइंट के आसपास आता है, टच करता है, फिर ऊपर जा रहा है, तो आप उसमें भी एंट्री कर सकते हो। नंबर में देख सकते हैं कि पिवट पॉइंट के नीचे, जैसे मैंने आपको बोला था कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट होगा और अगर हमें सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो क्या हमें उसमें एंट्री करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो देखो सप्लाई जो है यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा हो, उसके बाद आपको एंट्री किस पिवट पॉइंट को जैसे ही ब्रेक कर दिया उसने, तो इसमें आपको तुरंत एंट्री नहीं करना है, क्योंकि ये रिस्क हो सकता है, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है। जैसे ही यहाँ पे 2 बार ये जो ग्रीन कैंडल बनी हुई दिखाई दी है प्राइस की, तो यहाँ पे प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, ये आपको समझ में आ गया, मतलब सप्लाई हेवी है। उसके बाद जो ये रेड कैंडल बने उसमें आपको एंट्री करना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने के बाद यहाँ पर आपको अच्छा खासा एंट्री मिलेगा, या फिर इसी रेड कैंडल जैसे ही 200 मूविंग एवरेज को टच करे तो आप वहाँ से निकल जा सकते हैं। ऐसे कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मार्केट में मिलती रहेगी, ठीक है। तो जितने देखे एक दिन में कितनी सारी अपॉर्चुनिटी मैंने यहाँ पर आपको दिखाई है। एयू बैंक, अब 10 स्टॉक में भी आप छोटे छोटे भी टारगेट ले लेते हो, ठीक है, ज़्यादा एक ही स्टॉक में सब निकालने की कोशिश नहीं करते हो, तो भी आपको कितना अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। में आप देख सकते हैं कि सेम अभी जैसे इससे पहले डाबर का दिखाया बिल्कुल वही, जैसे यहाँ पे सेलिंग हुआ है पिवट पॉइंट के नीचे आया है, तो यहाँ पे जब बाइंग आ गया 2-3 कैंडल में, लेकिन प्राइस ऊपर नहीं गया, और जैसे ही इस
इस लेवल के नीचे मार्केट आ गया तो आप इस वाले रेड कैंडल में एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पे नीचे आते आते आपका टारगेट और 200 मूविंग एवरेज के आसपास आने के बाद आप निकल सकते हो। ठीक है, इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि अगर आपको 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी सेलिंग मिलता है तो क्या सेलिंग में आपको एंट्री करना चाहिए, तो किस लेवल पे करना चाहिए, और 200 मूविंग एवरेज के नीचे अगर बाइंग मिलता है तो बाइंग में एंट्री करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे एक परफेक्ट सिचुएशन हमें इंटेलेक्ट में देखने को मिल रही है। पिवट पॉइंट के नीचे भी है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे भी है, और साथ ही साथ 9 मूविंग एवरेज ने 200 मूविंग एवरेज को भी काटा है। तो यहाँ पे बिना दिक्कत के इस सेकंड वाली में आप एंट्री कर लेते तो यहाँ पर आप कितना सारा प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिल सकता था। तो 10वां और आखिरी स्टॉक है जिसमें 200 मूविंग एवरेज भी ऊपर है, हम पिवट पॉइंट के नीचे है, और जैसे ही यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी आपने एंट्री ले ली, इसकी यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया, वेट करते रहे पूरा दिन, अच्छा खासा प्रॉफिट आपको ऑप्शन में भी मिला, ऑप्शन के पुट साइड में, या फिर स्टॉक इक्विटी भी शॉर्ट कर दिया है तो भी अच्छा खासा। अगर यहाँ पे 2120 पे स्टॉक शॉर्ट कर दिया आपने तो यहाँ पर अच्छा खासा 2070 तक आपको वापस में मिला, मतलब एक स्टॉक में आपको 50 रुपये यहाँ पर मिल गए दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ है लेकिन यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की मैंने कोशिश की है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 200 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं जल्द ही आपको डिटेल में डिमांड और सप्लाई बताऊंगा और सेटअप बताऊंगा कि जिसके इस्तेमाल से आप हर रोज़ प्रॉफिट कमा सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त रिश्तेदार के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। जल्दी आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।